Hi friends, what's up? Welcome to the class. So the most important topic of CA final audit, whether your old syllabus or whether your new syllabus is bank audit. तो हमारा बैंक ऑडिट पेंडिंग था, whether you're a regular class student or whether you're a fast track student या फिर आप कहीं और से भी पढ़कर आए हो, मैं आपको बैंक ऑडिट की बातें बताऊंगा। आपको बैंक ऑडिट आपको इतना करना, इतना अच्छे से करके जाओ। 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव में आता है, 1 से 2 मार्क आपको एमसीक्यू में आता है, तो 6 मार्क की बैंक ऑडिट की वेटेज होती है। हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है, एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने स्किप कर रखा होगा। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल by clicking on the bell icon. Also do like the video, comment and share with your friends so that it can reach to maximum people. अच्छा, people are preparing for December 21, May 22 fast track lectures, English recording, 100% English specifically for South Indian students. उनके लिए वो रिकॉर्ड कर रखा है, आप ले सकते हो लॉ ऑडिट एंड यू कैन चेक इट ऑन www.letslearnindia.in. वहाँ पर और भी बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर है। अगर आपका कोई फ्रेंड इंटर में है या फाइनल वालों है, आप ग्रुप 2 के लेक्चर्स भी भवर सर के है, संकल्प सर का कॉस्टिंग है, विशाल भट्टर सर का वहाँ पर आईडीटी है, तो आप उनके फास्ट ट्रैक बैचेस, रेगुलर बैचेस डिपेंडिंग अपन एन अटेम्प्ट आप प्लान ले सकते हैं उनका। ठीक है, नाउ आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम माय नोट्स। आपके पास अगर मेरे नोट्स नहीं है, जैसे अगर रेगुलर वाला आपके पास तो होंगे, फास्ट ट्रैक वाला आपके पास होंगे, अगर आपके पास ये वाले जो नोट्स नहीं है, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस हैंड रिटन नोट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू साइट letslearnindia.in. ठीक है, नाउ ऑन दैट गो टू फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री रिसोर्स में जो पहला टॉपिक है बैंक ऑडिट, क्लिक ऑन दैट, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी भी बहुत सारे इंटर वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए, लॉ वालों के लिए, ऑडिट वालों के लिए बहुत सारे नोट्स इसमें है। आपको जो चाहिए आप वहां पर ले सकते हैं। ओके, नाउ जल्दी से नोट्स निकाल लीजिए। आपके पास आपके टीचर की बुक होगी, वो खोल लीजिए, जो भी आपके पास है वहां पर। सो इफ यू सी दिस नोट्स, 13 पेज मतलब 23 कॉन्सेप्ट्स हमको याद करने के लिए, हमको पढ़ने के लिए 23 कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वी गोना डू द क्वेश्चंस, वी गोना डू द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बुक। तो मैंने वो भी यहाँ पर ऐड कर रखा है, क्वेश्चन बुक है, 35 क्वेश्चन हमारे पास ये करने के लिए, दोनों अपने को करना होगा। आ जाओ, सो पहले मैं आपको इजी चीजें अपन कर रहे हैं, पहले मैं आपको इजी चीजें करा रहा हूँ। वंस यू गेट इनटू द चैप्टर तो अपन फिर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, आप नोट्स डाउनलोड करके रखिएगा जब ये लेक्चर्स देख रहे हैं, एंड मार्क करके रखिएगा कौन सा पहले क्या करना है। सबसे पहले कम टू आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, अगर किसी के पास ये नोट्स नहीं है तो अपने टीचर की बुक खोल लीजिए बेटा, बाद में नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर नंबर 4, so it says what are the principal enactments governing bank audit? What are the principal enactments governing bank audit? मतलब जब अपन ऑडिट करते हैं किसकी, बैंक की। सर बैंक कौन से? अरे सर बहुत सारे प्रकार के बैंक है, बहुत प्रकार के बैंक है सर। अपना स्टेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक है सर, वहाँ पर बहुत सारे बैंक है। तो बैंक की जब ऑडिट करता है सर, कौन करेगा सर? वो सीए करेगा, सीए प्लस सीओपी वाला, मतलब कौन प्रैक्टिसिंग सीए। आपने देखा होगा अपने आर्टिकलशिप, अपने शायद पूरा 2-3 साल बैंक ऑडिट की होगी, तो पूरा साल आप वहाँ पर ही पढ़े रहते हो, क्योंकि बैंक की हमेशा कॉन्करेंट ऑडिट होती है, तो पूरा साल आप वहीं पढ़े रहते हो। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुआ वैसे वैसे ऑडिट हो गए, ट्रांजेक्शन हुआ ऑडिट हो गए, ट्रांजेक्शन हुआ ऑडिट हो गए, बिकॉज एवरी डे सो मैनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर ह्यूज, इट्स अमेजिंगली ह्यूज। तो भैया आप अगर सोचोगे कि मैं 31 मार्च के बाद जाके ऑडिट कर लूंगा तो होगी नहीं, तो अपन वहां पर क्या करवाते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट करवाते हैं बैंक की, बराबर। सो जो बैंक होता है सर, वो एक कंपनी भी हो सकती है सर, एक वो सोसाइटी भी हो सकती है, वो स्पेशल एक्ट के थ्रू भी बन सकता है। बट इन सब के लिए जो माई बाप होगा ना, माई बाप, बैंक के लिए जो बच्चों माई बाप होगा वो कौन होगा? वो हमेशा आरबीआई होगा। कौन होगा? वो हमेशा आरबीआई। सो बच्चों बैंक का जो माई बाप है वो कौन है? वो वहां पर आरबीआई है सर। अब ये जो पहला सवाल है, क्या सवाल है कि भैया कौन कौन से लॉ बैंक ऑडिट के टाइम पे हमको गवर्न करने पड़ते हैं? सिंपल भाषा में सब मतलब सब। सर पहला आप क्या करोगे, इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक यू विल गवर्न बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर क्या हमें ईयर याद करना है? हाँ करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आता है तो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आप वो गवर्न करोगे। सर साथ में बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-1980, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-1980, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बैंकिंग रेगुलेशन इफ यू सी इट्स अ कॉमन पॉइंट। नॉन नेशनलाइज्ड बैंक में भी सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
कोऑपरेटिव बैंक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सर रीजनल रूरल बैंक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सब्सिडरी एसबीआई सब्सिडरी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो सर पांचों में क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कॉमन है। सर नेशनलाइज बैंक हो, नॉन नेशनलाइज बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, एसबीआई ने सब्सिडी, पांचों में एक लाइन तो आप हमेशा लिखोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेशनलाइज बैंक में आप बोलोगे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-1980। नॉन नेशनलाइज बैंक में अपन क्या बोलेंगे, कंपनीज एक्ट, एचडीएफसी बैंक कंपनी है ना, एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी है ना वो, तो सर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी है, कंपनी से भी गवर्न करना पड़ेगा। सर कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। तो भैया एक तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट है 1912 वाला, और जो स्टेट का होगा जैसे राजस्थान की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वाले गवर्न करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र की एमएस कॉस बोलते हैं अपन, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वो गवर्न करना पड़ेगा। रीजनल के लिए रीजनल रूरल बैंक 1976, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 एंड एसबीआई के लिए एसबीआई सब्सिडी बैंक एक्ट 1959, ईयर याद करने पड़ेंगे। तो पहले तो कॉमन, तो पहले आप सबको बैंक की कैटेगरी बता दो, नेशनलाइज बैंक, नॉन नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एसबीआई सब्सिडीज, कॉमन बैंकिंग बीआरए 1949। फिर नेशनलाइज बैंक में आप क्या बोलोगे, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-1980। नॉन नेशनलाइज बैंक में सर कंपनीज एक्ट 2013। सर कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव एक्ट 1912 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सर रीजनल रूरल बैंक में क्या जाएगा, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 एंड एसबीआई सब्सिडी में 59 है 1959। सर उसके अलावा और क्या है, बहुत सारे और एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, आईटी एक्ट 2000, आईपीसीसी, ईआईएसएसएम, फॉर्मूला 2002, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2005, अगर याद हो तो ठीक है, सरफेस से तो याद हो जाएगा, सरफेस से 2012 शैल आल्सो अप्लाई। सो और कौन से एक्ट लगेंगे सर, आरबीआई लगेगा, आईटी एक्ट लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट लगेगा, सरफेस ही लगेगा। 4 मार्क का आंसर, 5 मार्क का आंसर। व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड एक्सपेंस गवर्निंग बैंक ऑडिट? क्लियर, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, come to answer number 12. Come to answer number 12. अब आपको मैं पूरा ग्रुप वाला आंसर, सामूहिक वाला आंसर बना के देता हूं। क्या है ये? What are the issues to be considered in audit of advances? बैंक ने क्या किया है, एडवांस दिया किसको, कस्टमर को। कस्टमर नहीं बोलेंगे पर बोलेंगे क्लाइंट। प्लीज यूज सोफिस्टिकेटेड वर्ड, कस्टमर कहीं और होता है। मम्मी को अगर बोलो मम्मी कस्टमर आए मिलने जा रहा हूँ होटल में, मम्मी थोड़ा सा गलत समझेगी, अगर मम्मी क्या सब लोग गलत समझेंगे, प्लीज से क्लाइंट। नो दिस सिचुएशन यू विल सी इन डिफरेंट फॉर्म्स। एलआईसी के अगेंस्ट लोन लिया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है सर, गुड्स के अगेंस्ट लोन लिया है, क्रेडिट लिया है सर, वहां पर ओडीसीसी वर्किंग कैपिटल के लोन लेके। कॉमन आंसर है। देखो या तो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि जो आपके टीचर ने जो आपको कराया होगा, मतलब हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग आंसर पढ़ लो, या तो क्या करे एक कॉमन आंसर बना लो, क्योंकि इट इज बेसिकली योर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से। देखो हार्डवर्क करके आपने देख लिया बेटा कुछ हो नहीं रहा है, पिछले 3-4 टाइम लग गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, थोड़ा सा अपन स्मार्ट खेल सकते हैं। बाकी तो देखो इसमें क्या, आप जितना लिखोगे उतना कम है। सो क्या करने का अपने को, यू हैव टू यूज सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स आल्सो एंड कॉन्सेप्ट लेके चलने का, स्मार्ट वर्क वाला। सर बैंक ने लोन दिया है, अजूम कोई मेरी शक्ल इमेजिन कर लो, कोई बैंक वाला मेरे को लोन देगा? नहीं, मेरे को पता तो लोग मना करोगे, मेरे को पता है। तो सर क्या करने का, पर सर मेरे को लोन तो चाहिए ना। कोई बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर मिलेगा। तो अज्यूम करो अगर आप बैंक वाले हो, आप एबी को लोन दे रहे हो, तो किन बातों का ध्यान रखोगे सर? सर चेक करो पहले सैंक्शन मिला है कि नहीं मिला, एबी को लोन देने के लिए। सर चेक करो सैंक्शन है कि नहीं। सर सबसे पहले आप चेक करोगे वेदर इट इज सैंक्शनड और नॉट। सर सैंक्शन एज पर अथॉरिटी हुई है कि नहीं हुई है, डेलीगेटेड अथॉरिटी। सैंक्शन जैसे अगर मैं बोलूँ, आपने देखा होगा बैंक में जैसे अंधेरी की ब्रांच है, मुंबई में अंधेरी का एरिया है, अंधेरी की ब्रांच है ना। अंधेरी ब्रांच में मैं बोलता जो ब्रांच का मैनेजर है उसके पास लिमिट है 1 करोड़ तक की लोन सैंक्शन करने की, अंधेरी ब्रांच। फिर अंधेरी की बात आता है बैंड्रा, तो बैंड्रा वाला जो है वो 5 करोड़ तक का सैंक्शन कर सकता है। फिर तो क्या एक पूरा रीजन का, मुंबई का जो हेड होगा वो शायद से 50 करोड़ तक का सैंक्शन कर सकता है। तो अभी अंधेरी ब्रांच वाले ने सर 1 करोड़ के ऊपर तो नहीं कर दिया सर।
तो पहले आप क्या चेक करोगे सर, सैंक्शन एज पर अथॉरिटी हुई है कि नहीं हुई है। नंबर 3, चेक द सिक्योरिटीज, यू कैन से सिक्योरिटीज बोल लीजिए, कोलैटरल बोल लीजिए, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, एंड द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड प्रॉपर्ली चार्ज एंड रजिस्टर्ड, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी मैं दूंगा वो बैंक के नाम पे चढ़नी चाहिए। तो सर सैंक्शन चेक कर लीजिए, सर सैंक्शन एज पर अथॉरिटी हुआ है क्या वो चेक कर लीजिए, सर कोलैटरल चेक कर लीजिए, सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। आई एम राइटिंग अनदर अल्फाबेट्स हियर, देखते फिर क्या कोड बन सकता है। सर check is there any misutilization of loans and whether there are instances indicative of diversion of funds। सर check any misutilization of loans तो नहीं हुआ कहीं, misutilization of loans वो तो चेक कर लीजिए सर। सर फॉलो अप फॉर ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा सर। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस हैव बीन डन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। अबे वो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, एडवांसेस का क्लासिफिकेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ? क्लासिफिकेशन सर सबमिशन ऑफ क्लेम्स टू DICGC ECGC इज इन टाइम। अरे वो बैंक वाले जब डूब जाते हैं तो वो ये डिपार्टमेंट है DICGC ECGC, उनके पास जाइए वहां पर। देन वेरीफाई द फ्रीक्वेंसी एंड द जेन्युइननेस ऑफ ईच एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी बियॉन्ड डेलीगेट पावर्स बाय कंसर्न ऑफिशियल। अच्छा, आपको 1 करोड़ तक का लोन था, आपने 1.25 करोड़ दे दिया, आप अप्रूवल लेकर आ गए, फिर आप लेकर गए, शायद आपको कुछ लालच होगा वहां पर। सर चेक द फ्रीक्वेंसी एंड द जेन्युइननेस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी बियॉन्ड डेलीगेटेड पावर्स बाय द कंसर्न ऑफिशियल्स। तो मैं क्या बता, 6 पॉइंट याद करो, बराबर 6 पॉइंट याद करो। हर के आगे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स लिखने, हाई-फाई इंग्लिश वर्ड्स। पीपल हु हैव स्टडीड IPCC थ्रू में, दे नो वाउचरिंग एंड वेरिफिकेशन में अपन ने इतने सारे कॉन्सेप्ट है, अपन ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता, अपन ने एक कॉमन आंसर बनाया था, एक कॉमन आंसर, वही अपने को इस चैप्टर में लगाना, एक कॉमन आंसर बना के चलो। नहीं तो सी, तुम्हारे पास पूरा बुक पढ़ा तुम्हारे टीचर का, पढ़ लीजिए वहां पर। मैं बोलता हूँ कॉमन आंसर बना के चलो, अपनी ओन भाषा में लिखोगे चलेगा, मार्क्स मिलेगा, बट रिलेटेड टू द पॉइंट लिखो, ना कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। सर व्हाट आर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स? वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज, असर्टेन, इवैल्यूएट एंड बस, बराबर। चेक, हर एक जन क्या लिखा है सर, चेक दिस चेक, नहीं, हम लोग लिखेंगे एंश्योर, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज, असर्टेन, इवैल्यूएट, लाइन से। ठीक है सर, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सैंक्शन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। सर जो सैंक्शन है वो अथॉरिटी के अंडर हुआ है कि नहीं हुआ। सर सीसी से कोलैटरल चेक कर लीजिए वहाँ पर, कोलैटरल जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए कि नहीं हुए। एम से सर कहीं मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो नहीं हुआ। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हुए कि नहीं हुए वहाँ पर। सर सबमिशन ऑफ क्लेम्स टू DICGC ECGC इज इन टाइम और नॉट। बस बहुत है, मिले 6 पॉइंट, हो गया आंसर। सो जब बैंक वाला लोन देता है तो बेटा ये सारे इश्यूज ऑडिटर तुमको गवर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वी आर डन विद 12, होल्ड ऑन। अब इसी का भाई, सो 12 के साथ ही 14, तो यहां पर एक काम करो, 12 पे वहां पर अगर आपके पास नोट्स है, अभी प्रिंट है आपके पास, तो वहां लिख दीजिए CA कॉमन आंसर। तो आपको ध्यान रखा कि एक ग्रुप ऑफ आंसर है जो मेरे को पढ़ के आएंगे, मेरे सारे कवर हो जाएंगे। तो 12 कॉमन आंसर बन गया मेरा, उसी से मिलता जुलता मेरा आ जाएगा 14 आंसर। सर व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर व्हाइल ड्राफ्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर लोन्स एंड एडवांसेस? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। सर कॉमन आंसर CA कॉमन आंसर। सर क्या चेक करेंगे? सर अपन AB को लोन दे रहे, सर सिक्योरिटी चेक कीजिए, कोलैटरल चेक कीजिए वहां पर। सर सैंक्शन बराबर हुआ है कि नहीं, सैंक्शन अथॉरिटी के तहत हुआ है कि नहीं हुआ वहां पर। ठीक है, कोलैटरल हो गया, सिक्योरिटी हो गया। सर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। सर उनको जब आप लोन देंगे तो उनकी शक्ल तो देखो, क्रेडिट वर्दीनेस आपने सीखा ना, सिबिल तो चेक कर लीजिए सर वहां पर। तो अब ये क्या बोला, व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर व्हाइल ड्राफ्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर लोन्स एंड एडवांस? सर रीपेमेंट शेड्यूल बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, रीपेमेंट शेड्यूल। सर ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो बराबर हुए कि नहीं हुए वहां पर। सर अगर वहां पर स्टैंडर्ड सबस्टैंडर्ड डाउटफुल हुआ तो सर क्लासिफिकेशन बराबर कैसे करेंगे अपन? करेक्ट, ये सारी चीजें अपने को चेक करनी चाहिए। सो द आंसर रिमेन्स मोर और लेस द सेम, कुछ ज्यादा कुछ चेंज है नहीं वहां पर। जैसे देखो पहला क्या है, हेडिंग्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस, वो चेक कर लीजिए। सर अब बीकॉम जैसा लिखने का, बैंक शुड मेक एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। AB की शक्ल देख लीजिए। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र बराबर दिया है कि नहीं, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड। थर्ड मार्जिन, कि कलकोट के जो सिक्योरिटी से 100 रुपए की सिक्योरिटी है, बैंक वाला लोन वहां पर 70-80 रुपए देगा, कलकोट के सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई तो बैंक अपना पैसा रिकवर कर पाए। सिक्योरिटीज, ऑल द सिक्योरिटीज रिसीव्ड एंड रिटर्न शुड बी केप्ट इन द हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्संस। हाइपोथेकेटेड गुड्स, अब जैसे गुड्स हाइपोथेकेशन में कैसा होता है, हाइपोथेकेशन में होता है जैसे अगर मैंने लोन लिया है, स्टॉक हाइपोथेकेट होता है, तो स्टॉक मेरे पास ही रहता है,
पर उसका जो मालिक है वो बैंक वाला हो जाता है, तो कल कोट के मैं बेच रहा हूँ उनको बता नहीं रहा हूँ, मैंने गायब कर दिया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, पर सरप्राइज चेक करेंगे कि स्टॉक गुड्स पड़े कि नहीं पड़े। प्लेज गुड्स, अब ऐसे सोने के कंगन मैंने गिरवी रखे थे, सोने के कंगन उनके पास चले गए, बराबर, तो वो प्लेज है, तो सर कंटेंट ऑफ द पैकेज शुड बी चेक एट द टाइम ऑफ रिसीट्स, इंक्वायरी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, मार्केट वैल्यू चेक करते रहिए। सो बेटा मोर और लेस द कॉमन आंसर, बस सैंक्शन बराबर हुआ है कि अथॉरिटी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, वहां पर क्रेडिट वर्दिनेस चेक कर लीजिए सर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, सिक्योरिटी चेक कर लीजिए, goods hypothecation, pledge goods, inquiry of market value of goods. You can easily write in your own answer. Heading, in your own words. Heading, explain in BCom and use sophisticated words. Vouch, verify, examine, ensure, compliance, scrutinize, ascertain, evaluate. Common answer. ठीक है? That's 14. Hold on. इसी का एक और भाई मिलेगा अपने को. आ जाओ. 19th. Come to 19th. वहां लिख तो हमें अगेन CA कॉमन आंसर। अब सर आपको पता होगा हाउ वुड यू वेरीफाई एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसा होता है, देखो हम लोग हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल प्रीमियम भर रहे होंगे। अज्यूम करो मैं 10,000 रुपए का प्रीमियम भरता हूं हर महीने, जिसका सम अश्योर्ड कि कल कोट के अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों को अज्यूम करो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये हो गया आपका सम अश्योर्ड। अब बैंक वाला क्या करता है, LIC पे भी गिरवी रख सकते हैं अपन और अपने को वो लोन दे सकता है, बैंक वाला अपने को लोन देता है LIC पर। तो सवाल ये होता है कि सर वो 10,000 के जो प्रीमियम उस पे देगा, मतलब अजुम को 70% लोन दे रहा है तो 10,000 का 70% देगा या 10 करोड़ का 70% देगा। ना तो वो 10,000 का देगा ना वो 10 करोड़ का देगा। आज की डेट में इसकी जो सरेंडर वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बेटा, सरेंडर वैल्यू। आज की डेट में जो इसकी सरेंडर वैल्यू है ना बेटा, आज की डेट में उसके हिसाब से वो अपने को लोन देगा। सर ये मैंने पॉलिसी निकलवाई थी 2005 में, तो 2005 से मैं हर महीने प्रीमियम भरा 10,000। सो आज की डेट में इसकी जो वैल्यू होगी, कल कोट के मैं बोलता हूं मेरे को पॉलिसी कैंसिल करानी है, तो आज की डेट में जो इस पॉलिसी की जो वैल्यू होगी अज्यूम करो वो 4 करोड़ रुपए है, 4 करोड़ रुपीस। सो बैंक वाला जो मुझे लोन देगा ना बेटा वो इस 4 करोड़ रुपीस का देगा, करेक्ट। सर 4 करोड़ का 4 करोड़ पूरा दे देगा, नहीं, इसका वो बैंक के क्राइटेरिया होता है, कोई 60, 70, 80% देगा, तो अज्यूम करो वो इसका 80% मेरे को वो लोन देगा। अब अज्यूम करो आप बैंक वाले हो, HDFC बैंक ने लोन दिया है AB को, AB की LIC पॉलिसी पर जिसकी सरेंडर वैल्यू है 4 करोड़ रुपया। एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू वेरीफाई, एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू वेरीफाई। अब वही चीज है सर, सैंक्शन चेक करेंगे, सैंक्शन अथॉरिटी के तहत हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर अपन क्या बोलते हैं सर, कोलैटरल चेक करो। यहाँ पर कोलैटरल क्या होगी, पॉलिसी। सर चेक करो द पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड विद द बैंक, मतलब पॉलिसी कहां सबमिट करनी पड़ेगी आपको, बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या हो जाता है कि देखो अगर इंसान जिंदा है तो मैंने पॉलिसी निकलवाई थी तो मेरे को बोला जाता है इंश्योर्ड। जो पॉलिसी निकालता है LIC की होता है इंश्योरर, जैसे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर, मैं हो गया इंश्योर्ड, मेरे को कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा किसको, नॉमिनी को। अब यहां पर क्या हो गया कि कल कोर्ट के मैंने इस पे लोन ले लिया, अब कल कोर्ट के अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाता हूं तो सर या तो इंश्योर्ड को मिलना चाहिए था या तो नॉमिनी को मिलना चाहिए था, बराबर। पर मैं जिंदा हूं, मैंने लोन रीपे नहीं किया, तो बैंक वाला क्या करके इसको सरेंडर कर आएगा। जब बैंक वाला सरेंडर करेगा तो बैंक के पास राइट होना चाहिए ना, तो द राइट टू रिसीव मनी या तो इंश्योर्ड का होता है या तो नॉमिनी का होता है, बराबर। तो वो जो राइट है ना, अब वो क्या कर देंगे अपन, असाइन कर देंगे किसको, बैंक को। तो सर वो असाइनमेंट की जो डीड है वो रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई है, असाइनमेंट, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, AB ने क्या किया, पॉलिसी असाइन कर दिया किसको, बैंक को, क्योंकि उसने लोन लिया है। तो AB वुड बी कॉल्ड एज असाइनर, बैंक वाला वुड बी कॉल्ड एज असाइनी। तो सर वो असाइनी है कि नहीं चेक कर लीजिए सर। याद है कॉन्ट्रैक्ट में बचपन में सीखा था, CPD कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर इंस्पेक्ट द पॉलिसी टू वेरीफाई वेदर सेम हैज बीन असाइन्ड इन द फेवर ऑफ बैंक एंड सच असाइनमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को भी इंटीमेट कर दो। सर प्रीमियम कौन भरता रहेगा, अरे प्रीमियम में भी तेरे को ही भरता रहना पड़ेगा, प्रीमियम में भी ही भरेगा। सर चेक करो प्रीमियम बराबर भर रहे कि नहीं भर रहे। सर प्रीमियम बोलो दोनों का मतलब सेम होता है। एग्जामिन वेदर द लेटेस्ट प्रीमियम हैज बीन पेड एंड वेदर दे आर इन फोर्स, क्योंकि कल कोर्ट के प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी खत्म, तुम चूना लगाने में वहां ही रहो। काम करते लोन लेते प्रीमियम भी नहीं भरेंगे, प्रीमियम नहीं भरेंगे पॉलिसी खत्म, और फिर लोन भी रिपे नहीं करेंगे। कल कोर्ट के वो जब बोलेगा कि लोन दे, मैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ने का उखाड़, वो पॉलिसी जाएगा बैंक के पास लेके, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी बैंक को, अरे बैंक इसने प्रीमियम ही नहीं भरा तो पॉलिसी खत्म, तो मैं देखो क्या पैसे दूं फिर। तो इसलिए भैया एग्जामिन द लेटेस्ट प्रीमियम हैज बीन पेड और नॉट।
एज, ascertain whether the age of assured has been admitted. Insurer may refuse to pay the claim and hence it is important to the same is admitted. एज चेक कर लीजिए पर, फिर ये आ गया सुरेंद्र वैल्यू का कॉन्सेप्ट. एग्जामिन द सर्टिफिकेट ऑफ सुरेंद्र वैल्यू टू एंश्योर द अमाउंट ऑफ एडवांस, अमाउंट ऑफ लोन इज विद इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. वो एग्जाम्पल 4 करोड़ का सरेंडर वैल्यू है तो उसका ही 80% आपको मिलेगा. करेक्ट, इतना समझा आपको. नेक्स्ट पॉइंट, अनपेड प्रीमियम. where surrender value is subject to payment of certain premium, verify whether the amount of such premium has been deducted from the surrender value. तो कुछ अगर प्रीमियम भरना था वो उसको माइनस कर दीजिए सरेंडर वैल्यू में, तो फिर जो नेट आएगा उससे का अपन लोन दे पाएंगे. तो ऑडिटर को ये सब चीज़ें चेक करनी है. तो कॉमन आंसर है, वही लोन की बात याद करनी है. सैंक्शन डेलीगेशन के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ सर, वो मार्जिन चेक कर लीजिए, कोलैटरल चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट मतलब LIC पॉलिसी होगी वो चेक कर लीजिए. आप LIC से देते हो सब प्रीमियम की बातें चेक कर लीजिए, लोन जो दिया है सरेंडर वैल्यू के नीचे दिया है कि नहीं दिया वो सब चेक कर लीजिए. मतलब एकदम ईजी है, एकदम ईजी है. कॉमन आंसर. ठीक है. नाउ 21 it says verification of advances against goods. क्या बोल रहा है ये? Verification of advances against goods. Same answer. Common answer. सर सैंक्शन चेक करेंगे, सैंक्शन डेलीगेट अथॉरिटी के तहत हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे. अब गुड्स है गुड्स तो सर सिक्योरिटी कोलैटरल चेक करेंगे. अब जब गुड्स की बात आती है सर हाइपोथेकेशन प्लेज की बात आ जाएंगे वो चेक कर लेंगे सर अपन. सर अब गुड्स का इंश्योरेंस लेकिन वो चेक है, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, इंस्पेक्शन कर लीजिए, वहां पर स्टॉक आउट करवा लीजिए सर. आगे वाउच वेरीफाई एग्जामिन इंश्योर कंप्लायंस स्क्रूटिनाइज. सेम आंसर. सो प्लीज यूज कॉमन आंसर. इंश्योर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे, आपको हिंट देखना है कि क्या पूछा है इंश्योर में. एक बार रीड कर लीजिए सामने स्क्रीन पे से. डन. सेम आंसर. रुक जाओ. Come to answer number 7. Advances to .com companies. Again, common answer. क्या है ये बेटा? एडवांसेस टू .com कंपनीज. एडवांसेस मतलब वही लोन देना. .com मतलब ई-कॉमर्स कंपनी. तो जो 2002 में जब बूम आया था कि जब ये मेक माई ट्रिप जब शुरू हुए थे, बाकी जितने अभी तो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इनको जब लोन देना है तो सर क्योंकि इनका तो बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस. करेक्ट. तो जब आप इनको लोन दो तो क्या चेक करोगे सर? सैंक्शन चेक करेंगे सर. सर चेक द सैंक्शन, उसमें क्या सिक्योरिटी है, बोरोइंग लिमिटेड डेलीगेट अथॉरिटी के तहत दिया है कि नहीं दिया, वहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल चेक होगा वहाँ पर. सर सिबिल स्कोर चेक करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे. तो वही आ गया क्रेडिट वर्दीनेस, वही वाला पॉइंट है देख लो. कोलैटरल चेक करेंगे अपन, सिक्योरिटी चेक करेंगे सर सिक्योरिटी चेक करेंगे अपन. चेक विद एडवांस इज सिक्योर्ड और नॉट. एग्जामिन द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी. सर कोई प्रॉपर्टी आई होगी तो मॉर्गेज हुआ होगा वहाँ पर. सर बोरोवर का इवैल्यूएशन, सिबिल वर्दीनेस, बिजनेस प्लान क्या है उनका, वो चेक करेंगे. सर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लोन डॉक्यूमेंट चेक करेंगे. अभी लोन डॉक्यूमेंट से क्या आ जाएगा? अभी कंपनी है यहाँ पर तो कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, शेयरहोल्डर्स का रेजोल्यूशन हो गया, महुआ हुआ वो चेक कर लीजिए सर. सर स्टेटमेंट कौन से सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा वहाँ पर, एंड उनका रिकवरी वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, डेटर्स मैनेजमेंट का साइकिल क्या होता है, वो चेक कर लीजिए. सो अगेन यू यूज अ कॉमन आंसर.
सर सैंक्शन चेक करना है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना है, सैंक्शन अथॉरिटी के तहत हुआ है कि नहीं, कोलैटरल चेक करना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है अपने को, बोरोवर के बारे में क्रेडिट वर्दीनेस, उसका बिजनेस प्लान क्या है वो चेक करना है. रीड द आंसर. अगेन कॉमन आंसर है, तो मेरे 5 में तो कॉमन बन ही रहा है, 23 में से. तो रीड. अगेन कॉमन आंसर बैठ रहा है आपको. क्लियर हो गया. सो ये 5 आंसर्स हो गए आपके. कम टू आंसर नंबर 20. मार्क दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो या तो ये पूरा पूछा जाएगा या तो एक पूछेगा इन शॉर्ट. क्या बोलता है ये? सर व्हाट आर द एनपीए नॉर्म्स फॉर एडवांसेस बाय सीजीएसजी. व्हाट आर द एनपीए नॉर्म्स बाय द एडवांसेस बाय सीजीएसजी. अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है या स्टेट गवर्नमेंट ने लोन दिया वहाँ पर. ठीक है, अब लोन दिया मतलब क्या, वहाँ पर उन्होंने गारंटी दी. अब अज्यूम करो अब क्या है, देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ, खाली एग्जाम्पल है, खाली एग्जाम्पल, मैं कह नहीं रहा कुछ भी. एक कंपनी अडानी, ठीक है, अडानी जी, इनको लोन चाहिए था, तो ये गए अज्यूम करो एचडीएफसी बैंक के पास. तो ये गए एचडीएफसी बैंक के पास. एचडीएफसी बैंक ने अडानी को बोला मैं तेरे को लोन देगा. कब? जब मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे, गारंटी दे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गारंटी दे रही है. किसके बिहाफ पे? अडानी जी के बिहाफ पे. अब बैंक की बुक्स में गारंटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्रेडिटर कौन है? अडानी जी. बैंक ने दिया है वो डेटर. ठीक है, सो क्रेडिटर हो गया एचडीएफसी बैंक हो गया, अडानी जी हमारे डेटर हो गए, उन्होंने पैसा लिया है, बैंक ने पैसा दिया क्रेडिटर, एंड श्योरिटी हो गया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट. इट सेज इफ अ गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस बिकम्स एनपीए. अडानी जी चोर निकले. मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, कोई मेरा मेम बना के नहीं घुमाएगा. इफ अ गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस बिकम्स एनपीए, then for the purpose of income recognition, पहली बात है income recognition, interest on such advance should not be taken to income unless interest is realized. नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, करेक्ट. पर एनपीए के टाइम्स पे अपन क्या करेंगे अपन आगे आएगा. एनपीए के टाइम पे अपन क्या करेंगे कि सर आपको कैश बेसिस पे फॉलो करना है, अक्रूवल फॉलो नहीं करना. तो वही सेम बात इनके लिए आ जाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एडवांस गारंटी के लिए जो एडवांस किया गया है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया, गारंटी दी थी, कल कोर्ट के वो सामने वाली पार्टी एनपीए हो गई, तो उस केस में क्या होगा सर जो इनकम है ना, तो पहला इनकम आप अक्रूवल पे फॉलो नहीं करोगे, आप कैश पे फॉलो करोगे. इनकम हैज टू बी टेकन एज इंटरेस्ट, इनकम हैज टू बी बुक्ड एज इनकम अनलेस इट इज रियलाइज. भैया आप उसको अक्रूवल पे फॉलो नहीं करोगे, आप उसको कैश बेसिस पे फॉलो करोगे. ठीक है. अब एसेट क्लासिफिकेशन अपने को क्या देखने का है,
यार यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन आ जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी थी, सर however for the purpose of asset classification credit facility backed by central government guarantee though overdue can be treated as NPA only when the central government repudiates its guarantee। भैया पैसा उधार हो गया है, अदानी जी नहीं दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है, तो बैंक को तो उसको अपनी बुक्स में क्लासिफाई कर देना चाहिए एनपीए। वो क्या बोलते हैं, नहीं 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 आप एनपीए जब तक ट्रीट नहीं करोगे, कब, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट वो गारंटी से अपना हाथ खड़ा ना कर दे। बोलते मैं नहीं देने वाले, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूडिएट मतलब सर कैंसल, ठीक है, कैंसल रेप्यूडिएट इट्स गारंटी व्हेन इनवोक। जब बैंक वाला मांगने जाएगा पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते नहीं कैंसल मैं पैसा नहीं दे रही हूँ, तभी जाके वो क्या करेंगे, वहां पर वो बैंक वाला अपनी बुक्स में उसको एनपीए ट्रीट करेगा। अच्छा, इफ द बैंक हैज नॉट रिवोक नहीं इन्वोक्ड हो गए, if the bank has not invoked the guarantee the question of repudiation will not arise। जब तक बैंक ने पैसा ही नहीं मांगा है तो रेपुटेशन की बात ही नहीं आएगी वहां पर, ठीक है। अब in such a situation the bank would be correct to the extent of not applying NPA norms for provisioning purpose, but this exemption is not available in respect of income recognition, hence the income to the extent not recovered should be reverse। अगर आपने बुक कर दिया आप उसको रिवर्स कर दीजिए। दो बात है, एक इनकम की बात है और एक असेट की बात है। इनकम की बातों में क्या हो जाएगा सर, आपको फॉलो करना पड़ेगा कैश बेसिस, जनरली अपन अक्रूवल फॉलो करते हैं, आपको कैश बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, आपने बुक कर दी थी, आप उसको रिवर्स कर दीजिए। हाँ, असेट क्लासिफिकेशन में इनको बेनिफिट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को। क्या बेनिफिट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू गारंटी है सर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए, इवन दो इट इज ओवरड्यू अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूडिएट्स गारंटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि मैं, बैंक वाला आया पैसा मांग रहे, उसने इन्वोक की गारंटी को कि मेरे को पैसा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया मैं पैसे दूंगा, तो ही बैंक वाला उसको क्या ट्रीट करेगा, एनपीए ट्रीट करेगा। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बोला गया, देखो, situation would be different if the advance is guaranteed by state government because this exception is not applicable for state government guaranteed advance, where the advance is to be considered NPA if it remains overdue for more than 90 days। तो जो नॉर्मल प्रोविजन है आप इनको 90 डेज के हिसाब से एनपीए ट्रीट कर दीजिए। In case the bank has not invoked CG guarantee, though the amount is overdue for long, the reasoning should be taken and mentioned in the LFR मतलब long form audit report। अब ऑडिटर रीजन मेंशन कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर मैं समरी करता हूँ इसका। सर दो बातें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली गारंटी है या स्टेट गवर्नमेंट वाली गारंटी है। सर इंटरेस्ट के लिए क्या कर दोगे, सर आप इसको कैश बेसिस से फॉलो करोगे, कैश बेसिस से फॉलो करोगे। अगर बुक कर दिया था तो सर आप इसको क्या करोगे, आप इसको रिवर्स करवाओगे, इधर भी सेम रिवर्स करवाओगे। सर असेट क्लासिफिकेशन के लिए, असेट क्लासिफिकेशन के लिए अपन क्या बोलेंगे, सर ये एनपीए ओनली व्हेन सीजी repudiates, only when CG repudiates guarantee when invoked। इधर स्टेट गवर्नमेंट वाले में अपन क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल प्रोविजन जो अभी हम पढ़ेंगे अपन आगे, ओवरड्यू अमाउंट इज मोर देन 90 डेज, क्या कर दो आप इसको एनपीए ट्रीट कर लोगे, तो नॉर्मल प्रोविजन है। कैश बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम, कैश बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम। अगर आपने इंटरेस्ट इनकम बुक कर दी थी अक्रूवल बेसिस पे, उसको रिवर्स कीजिए। असेट क्लासिफिकेशन टाइम पे एनपीए ओनली व्हेन द सीजी रेप्यूटेट्स द गारंटी व्हेन इन्वोक्ड, वहां पर एनपीए विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द ओवरड्यू अमाउंट इज मोर देन 90 डेज। तो ये नॉर्मल प्रोविजन के लिए, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी के लिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेटिव है, इंश्योरेंस तो स्टेट गवर्नमेंट का पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछेगा। एक काम करो, इसको रीड कर लीजिए एक बार फिर से, रीड।
क्लियर है? किसी को इसका फोटो खींचना है, फोटो खींच लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी ओन भाषा में बिंदास लिख सकते हैं, मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं कि जो सबको क्या लीगल लैंग्वेज आती है बिंदास मार्क्स मिलता है, पर प्रोवाइड यू राइट द करेक्ट कंटेंट। आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखना। आप देखो हर आंसर मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा, कोई पैराग्राफ नहीं बनाया, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखे, मार्क्स मिलेगा आपको। देन एक रिवर्सल ऑफ इनकम का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, रिवर्सल ऑफ इनकम। एक सेकंड ना, ये रहा 11, इसी से लिंक। जब वो पढ़ा अपन ने, हाथ करिए 11 वाला पढ़ लेने का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट। सर रिवर्सल ऑफ इनकम वो ये है, जब एनपीए ट्रीट हो गया है, तो सर अपन क्या बोलते हैं, आपको कैश बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आपने अक्रूवल बेसिस पे फॉलो कर लिया, तो सर आप उसको आप क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट गारंटीड के लिए भी होगा? हाँ, उनको जो बेनिफिट है वो असेट क्लासिफिकेशन में बेनिफिट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को भी, करेक्ट। उनको जो बेनिफिट है सर वो असेट क्लासिफिकेशन में बेनिफिट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट तो नॉर्मल 90 डेज के ऊपर अपन उसको एनपीए ट्रीट कर देते हैं, तो वही चीज रिपीट होती है। अब इसको ओन भाषा में वही लिखने का सब। So if any advance, including the bills purchase discounted, becomes NPA at the year end, the entire interest accrued and the credited to income account in the past period should be reversed या फिर provided for. Provide for मतलब provision for if the same is not realized. So sir, it should be reversed or provision should be created. This will also apply to government guaranteed accounts also. बराबर अपन अभी पढ़कर वहां पर। अच्छा, अब क्या हो गया, जब इंटरेस्ट इनकम अपने अक्रू कर रिवर्स कर दिए वहां पर, तो आपका भैया फीस कमीशन जो आपने दिया होगा ना, किसने लोन वोन करा दिया होगा, उसको देते होंगे अपन। सर वो साला जब अपने पता है कि उसको वो लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, एनपी हो गया, तो अपन क्यों वो जो रिन्यूअल फीस से अपन जो पैसा कमाते, कमीशन से जो पैसा कमाते या कमीशन अपन किसी को देते, वो सब भी रिवर्स कीजिए। सर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, फीस, कमीशन एंड सिमिलर इनकम दैट कुड हैव अक्रूड should also cease to accrue in the current period and should be reversed or provided with respect to past periods if uncollected. तो क्या करोगे आप, उसको भी आप रिवर्स कर दोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कर दीजिए, प्रोविजन कर दीजिए। दिस विल आल्सो अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स आल्सो। थर्ड, उससे रिलेटेड जो फीस कमीशन जो भी आप कुछ कमाओगे, उससे रिलेटेड कोई भी लीगल फीस हो गया, इंस्पेक्शन का खर्चा हो गया, वैल्यूएशन का जो अपने को इनकम मिलती थी, वो भी रिवर्स कीजिए। अगर प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने बुक कर दिया, तो सर आप उसको या तो रिवर्स कीजिए या तो आप उसको प्रोविजन क्रिएट करवाइए वहां पर। In case of banks which have wrongly recognized income in the past, should reverse the interest income if it is recognized as income during the current year, or make provision for an equal amount if it was recognized as income in the previous year. तो गलती से अगर हो गया तो उसको पिछले साल का, तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए या उतने का प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए। वही सेम पॉइंट है। In case of bank which have wrongly recognized income in the past, should reverse the interest if recognized as income during the current year, or make a provision for an equivalent amount if it was recognized as income the previous year. तो भैया जब वो बैंक वाला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला आंसर पढ़ा, उसे से लिंक ये वाले आंसर्स होते हैं, ये पढ़ लेंगे, ये नॉर्मल प्रोविजन है। तो ये खाली इंटरेस्ट पर है, इंटरेस्ट इनकम की बातों पे। रिवर्स ऑफ इनकम भी हॉट फेवरेट आंसर है इंस्टीट्यूट का, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला भी और ये वाला आंसर भी। रीड अगेन।
Easy? Done. Now, come to answer number 16. Answer number 16. What is the criteria for classification of NPS? It could be part of your MCQ का part. 90 दिन याद रखना, 90 दिन, ठीक है. खाली एक अलग मिलेगा खेती बाड़ी वाला, बाकी सब 90 दिन है. सर अगर टर्म लोन है तो द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन ओवरड्यू, या तो इंटरेस्ट या तो इंस्टॉलमेंट. इफ इट हैज रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, मतलब मोर देन 90 डेज, NPA. CCOD अकाउंट हैज रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर एक्सीडिंग 90 डेज. बिल परचेज डिस्काउंटेड रिमेन ओवरड्यू एंड अनपेड फॉर 90 डेज. सर 90 डेज है. एग्रीकल्चर एक बार छोड़ दो. अदर अकाउंट्स, कुछ भी और अगर प्रकार की कोई फैसिलिटी लिया आपने, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, NPA. इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फैमिटेड नहीं, मिस्टेक है, रुको. और वहां पर फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर्स. फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर्स. Fraud committed by borrowers. Sir, banks can directly classify these accounts as doubtful or loss, irrespective of the period for which the account has remained NPA. अगर वहाँ पर वैल्यू गिर गए सिक्योरिटी की, मतलब मैंने जो सिक्योरिटी दी थी, अगर उनको सोने के कंगन दिए थे पर कंगन गिर गए, मतलब कंगन का भाव गिर गया, या बिटकॉइन दिया था, डॉज कॉइन दिया था, गिर गया उसका वैल्यू, या मैंने चीटिंग किया, फ्रॉड किया, तो सीधा उसको NPA ट्रीट करो, सीधा NPA ट्रीट करो. NPA includes irrespective of derivative transaction, overdue receivables, reporting positive M2M मार्जिन जो था मोर देन 90 डेज हो गया, दिया ही नहीं अपने ब्रोकर को. अब स्टॉक्स वाले को, जीरो वाले को नहीं दिया, बोले नहीं दूंगा, जो उखाड़ उखाड़. मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, वहां पर NPA हो जाएगा. क्या हो जाएगा? NPA. ठीक है. अब खाली जो फर्क है, देखो सब जगह पे 90 दिन, खाली जो फर्क वाला बात है बेटा क्या है, एग्रीकल्चर एडवांसेस और लोन्स. अब खेती बाड़ी जब होती है, फार्मर्स, तो सर फार्मर्स को अगर लोन दिया बैंक वालों ने, तो वो लोग उनको NPA कब ट्रीट करेंगे? अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, तो भैया अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए, या तो इंटरेस्ट नहीं दिया, या तो प्रिंसिपल नहीं दिया, बेसिक, या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब पूरा कंपोनेंट नहीं दिया, 2 क्रॉप सीजन हो गए. अरे जुलाई टू सितंबर एक बनने वाला था, और एक दिसंबर टू तुम्हारा मार्च जैन बनने वाला था, जैसे या फेब बनने वाला था. साला तुमने 2 क्रॉप सीजन हो गए, पैसे नहीं दिए तुमने, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, NPA. 1 क्रॉप सीजन हो गया, दैट इज लॉन्ग लोन्स ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, जैसे आम हो गए, दैट इज मोर देन वन ईयर, तो उसके लिए कितना टाइम देखेंगे अपन? 1 क्रॉप सीजन हो गया, पैसा नहीं दिया, बुक करो NPA. खाली ये फर्क है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 साल देखने का, 2 क्रॉप सीजन देखने का, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 क्रॉप सीजन देखने का. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 1 क्रॉप सीजन. अब तुमको एग्जाम में वो देगा कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, तुमको पूरा वो ज्वार का फलीस, गेहूं, चावल, चीनी, ये सब याद नहीं रखने का, वो बताएगा कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है. बाकी सब में 90 दिन है. खाली ध्यान रखना, लॉन्ग में 1 क्रॉप सीजन देखना है, शॉर्ट में अपने को 2 क्रॉप सीजन देखना है, तो ही बैंक वाला उसको अपने बुक्स में NPA ट्रीट करेगा. ठीक है. दिस इज 16. रीड एक बार रीड कर लीजिए. डन है. नेक्स्ट, इसी के बाजू में आपको मिलेगा 15 आंसर. लेटेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन. अब अपनी शक्ल देख लो सब लोग, मेरा शक्ल देख लो. साला बैंक वाला अपने को फोन तो आता है कैसा, क्रेडिट कार्ड, अरे क्रेडिट कार्ड, ये बैंक से बोलो, वो बैंक से बोलो. सर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन. सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा सर? स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन.
क्या देखेंगे? डू द प्रॉपर स्टडी अबाउट द कस्टमर. बैंक शुड मेक अ डिटेल स्टडी ऑफ द कस्टमर एंड शुड एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर. तो पहला क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन. स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन आया हुआ आंसर है. नंबर 2, कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड्स. कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड शुड बी इन द हैंड्स ऑफ प्रॉपर पर्सन. क्योंकि पता है वो पीछे वो चिप होती है, पूरा गेम उसी का होता है, मैग्नेटिक चिप जो है. तो अगर किसी के पास पड़े, मतलब कोई बैंक में जो काम कर रहा है, घर वालों को बांट रहा है, दोस्तों को बांट रहा है, बाबू को दे रहा है, ले 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 बिंदास ले, गलत हो जाएगा ना सर. सो कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड चेक कीजिए सर. अकाउंट स्टेटमेंट, इट शुड बी पीरियडिकली डिस्पैच टू द कस्टमर्स. अब आप पैसे वाले लोग, आपके पास भी होगा क्रेडिट कार्ड, पता है मेल पे भी आता है, घर पे भी आता है, फिर मम्मी डांटती है. एग्जामिन बिफोर पेमेंट. सेटलमेंट ऑफ पेमेंट टू द सेलर बाय द बैंक शुड बी मेड ओनली आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन. सेटलमेंट ऑफ पेमेंट बोलते थे. सेटलमेंट ऑफ पेमेंट बेसिकली इसका मतलब है, जैसे अपने स्वाइप करवाया अमेजॉन पर, तो या कभी आपने देखा होगा कोई रेस्टोरेंट में आपने स्वाइप किया होगा, या कोई कुछ घर का ग्रॉसरी वॉसरी लेंगे 15-20 हज़ार का एक साथ स्वाइप करवा दिया कभी, तो पता है वो बैंक से फोन आता है, सर आपने स्वाइप किया क्या? या बाई चांस अगर रॉन्ग OTP डल जाती है अपने से, तो इमीडिएटली फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है अपने को. तो सर जो सेटलमेंट करनी ना टू द सेलर बाय द बैंक, क्योंकि अपन तो स्वाइप करा कर आ गए, तो बैंक वाला उसको दे देगा अमेजोन वालों को, या मिंत्रा, लड़कियाँ शॉपिंग मिंत्रा बराबर, तो वो बैंक वाला उनको दे देगा. तो भैया बैंक वालों जब दे रहे होगे ना, तो भैया चेक कर लीजिए ओनली आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन. अब तुम सारा स्वाइप कर रहे हो IPL की बेटों पर, bet365.com है ना, बिटकॉइन खरीदेंगे, मना किया ना, नहीं खरीद सकते अपन, नहीं खरीद सकते RBI के नॉर्म्स के हिसाब से. रिव्यू ऑफ अकाउंट्स. अब भैया 6 महीने से आपको कार्ड दे रखा है सर, अब तुम टाइम पे भरते ही नहीं हो, कभी 10 दिन का डिले, कभी 15 दिन का डिले. अब भैया जो लिमिट है आपको बढ़ानी है, कम करनी है, कार्ड आपसे छीनने का है, जो भी करने का है, सो द बैंक शुड एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ अ कस्टमर as to decide the limit of a card and also for the purpose of increase or decrease in the limit. तो आपके ITR बेस पे बेसिकली होता है वो लिमिट जो सेट होती है कि आप अगर इतना कमाते हो आप इतना स्पेंड कर ही सकते हो. तो ये 5 पॉइंट, 4 मार्क का आंसर अब एग्जाम में आया था. क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड्स, ए से अकाउंट स्टेटमेंट भैया पीरियडिकली भेजना पड़ेगा अपने को, एस से सेटलमेंट बिफोर पेमेंट, चेक सेटलमेंट करने से पहले आप एक काम कीजिए, बैंक वालों आप चेक कर लीजिए, एंड ए से आप हो जाएगा रिव्यू ऑफ अकाउंट्स. सो अकाउंट्स को रिव्यू करना चाहिए कस्टमर का, क्योंकि अपने को लिमिट जितनी देनी है उसको कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है. स्कासा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड सेटलमेंट चेक कीजिए, एंड ए से अकाउंट चेक कीजिए. रीड इतने, बाकी जो 10 पॉइंट दे रखे, अरे 4 मार्क का आंसर है, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखने का है, कोई ज्ञान नहीं पेलना अपने को, क्वांटिटी नहीं देनी है, क्वालिटी देनी है अपने को. रीड. Clear? Next. Come to answer number 18. How would you audit telephonic transfers and demand draft? TT and DD. TT and DD. पुराने जमाने की बात है, अब ये सब कहाँ आते हैं. TT एंड DD. TT तो बंद ही हो रखा है, एंड DD ठीक है, फिर भी हम लोग ICI के लिए, अभी तो चलो ऑनलाइन हो गया पेमेंट, पर बाकी सब चीज़ों के लिए DD यूज़ करते ही है. तो कैसा होता है, अपने अकाउंट में पैसा होना चाहिए बराबर, फिर बैंक क्या करेगा, उससे DD बनाएगा. अब DD वो अपने को दे दिया, फिर अपन जहाँ सबमिट करता है, सुनो मैंने ICI में सबमिट किया, तो ICI अपने बैंक में डिपॉजिट कर, जैसे ICI का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक वहाँ पर है, वहाँ जाके वो सबमिट करेगा. फिर तो उस पर जो कोड होता है वो मैप करेंगे अपने बैंक से और पेमेंट खींचेंगे, पेमेंट मंगाएंगे. वहाँ पर आपने देखा होगा, एक तो जो का DD बनाता है वो साइन करता है, और बैंक का जो मैनेजर होता है वो भी साइन करता है वहाँ पर, करेक्ट. तो सर ये सब चीज़ अपने को वेरीफाई करनी पड़ेगी. अब बाई चांस क्या होता है, देखो मेरा अकाउंट है, मेरा बैंक में कोई DD दे रहा, अच्छी बात है, पर मैं क्या हूँ ICI में BKC में खड़ा हूँ, वहाँ पर मेरा वाला ब्रांच है ही नहीं, मेरा वाला बैंक है ही नहीं, तो मैं HDFC बैंक में जाता हूँ, मैं तो अरे यार मेरे को DD बनवाने के, तो मैं उनके लिए कस्टमर हो गया,
तो लोग मुझसे चार्जेस भी तो लेंगे डीटी के, मतलब 40 रुपये 50 रुपया, फिर उस पर जीएसटी भी लेंगे सर, वो सब भी अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो अभी सर बैंक शुड हैव अ रिलायबल, वेरी रेयर अभी पेपर में क्योंकि डीडी टीटी बंद हो रखा है, पर दिया हुआ पढ़ लेना चाहिए अपने को। Bank should have a reliable private code known only to responsible officer of its branches. For coding and decoding of telegrams should be done only by such officers. Signature on DD should be checked by an officer with the signature book. Verify कीजिए. All the TTs and DDs sold by the branch should be immediately confirmed by the advices to the branches concerned. Receipt से आप check कर लीजिए. If the paying branch does not receive proper confirmation of any TT or DD from the issuing branch, जैसे अभी मेरे ब्रांच ने दिया और आईसीआई के ब्रांच ने रिसीव किया, तो भैया वो हुआ ना पेइंग ब्रांच, तो और डज नॉट रिसीव क्रेडिट इन इट्स अकाउंट, इट शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू असर्टेन द रीजन। क्योंकि क्या होता है कि भैया टीटी और डीडी का भी बाउंस होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैसा होता है ना, उसमें चेक बाउंस हो सकता है, पर डीडी टीटी बाउंस नहीं हो सकते। तो अगर सामने वाले को अगर पेमेंट नहीं मिली है तो भैया जिस ब्रांच से इशू किया गया ना, आप उनसे इमीडिएटली बात कीजिए एंड टेक नेसेसरी एक्शन। सो हाउ वुड यू ऑडिट टीटी एंड डीडी? 4 मार्क्स 4 पॉइंट। सर डीकोडिंग एंड कोडिंग करने के लिए सर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी वेरीफाइड बाय द सिग्नेचर बुक। सर सोल्ड बाय द ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्म बाय द एडवाइस, मतलब रिसीट के थ्रू। चौथा, अगर पेइंग ब्रांच को पैसा नहीं मिला है, वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला है फ्रॉम द इशूइंग ब्रांच, पैसा नहीं आया है, तो टेक इमीडिएट एक्शन। रीड next, come to 17th answer. 17th. Sir, what do you understand by LAFAR, long form audit report, and the aspects to be considered while verifying the advances in LAFAR? जैसे अपन जब नॉर्मल कंपनी की बातें करते हैं तो अपने को कारो सबमिट करना होता है, बेसिकली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑडिटर। सेम है जिन बच्चों ने बैंक ऑडिट कर रखे उनको पता होगा ये चीज़ें, डमी वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को लफार बना के देना पड़ता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। सो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एडिशनल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन लफार। सो लफार इज टू बी फर्निश्ड बाय द ऑडिटर ऑफ अ बैंक इन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट। मैटर्स क्या क्या जाएंगे लफार के, वो कौन स्पेसिफाई करेगा? वो आरबीआई करेगा। सो इट इज एन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट। नंबर 2, उसका मैटर्स होगा कौन देगा? वो आरबीआई। इट इज टू बी सबमिटेड बिफोर 30th June every year. It is to be submitted before 30th June every year. Sir, for timely submission, proper planning is required. Proper planning is required. Format does not require an executive summary. Executive summary नहीं होती है, ठीक है। Format does not require an executive summary to be given. Members में concept provide the same to bring out the key observation from the whole document. तुमको देनी तो दे दीजिए, executive summary उसमें नहीं होते, तुमको देनी तो दे दीजिए। हमारे 4 पॉइंट है। पहला, लफार क्या होता है? इट इज एन एडिशनल पार्ट टू द ऑडिट रिपोर्ट। कौन मैटर्स बताएगा? आरबीआई बताएगा। कब सबमिट करने? 30th June every year। अच्छा, फॉर टाइमली सबमिशन प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी नहीं होती, तुमको देनी तो तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट, राइट नोट ऑन लफार। लफार की बातें हो गई, सिंपल से लाइन से लिखने का, एक के नीचे एक। सर, इट इज इन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट, इट इज द फॉर्मेट, सॉरी, the matters are given by the RBI. It will be submitted 30th June, before 30th June every year. Proper planning is required and format does not contain an executive summary. If the auditor wants to give, वो दे सकते हैं। वहाँ पर क्या क्या चेक करना चाहिए लफार के प्रति? सर A, sir, whether loan applications are complete and are in prescribed form. Procedural instruction for granting, renewal, enhancement of the facilities have been complied with. Sanctions as per delegated authority हुआ है कि नहीं, जो डिसबर्समेंट हुई है टर्म्स एंड कंडीशन के तहत हुई है कि नहीं हुई है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर है कि। तो ये पूरा बात है लोन के प्रति। लोन एप्लीकेशन शुड बी कंप्लीट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन तो दे रखे थे उनको, ग्रांट के लिए, रिन्यूअल के लिए, एनहांसमेंट ऑफ फैसिलिटीज के लिए फॉलो किया है कि नहीं किया। सैंक्शंस आर विद इन द डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड द डिसबर्समेंट्स आर एज पर टर्म्स। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, प्रॉपर एंड इट इज सुपरवाइज टाइमली एंड एज पर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। फिर ऑडिटर को अगर फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ही शैल गैदर रिक्विजिट एविडेंस बाय एग्जामिनिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स।
from the branch management in appropriate cases. They must familiarize themselves with those issue and the guidance relating to the same and should cover the same during the regular course of audit of advances. So भैया जो गाइडलाइंस आ रखे, गाइडेंस नोट आ रखे, वो पढ़ के चलो जब आप ऑडिट कर रहे हो। तो बेटा इतना ही आंसर लिखना है 4 मार्क का। पहले लफार की बात है, क्या वेरीफाई करो। लफार की बात में क्या बोलेंगे, सर लफार इट इज एन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट, इट मैटर्स आर गिवन बाय द आरबीआई, इट इज टू बी सबमिटेड बिफोर 30 जून एवरी ईयर। फॉर्मेट नहीं दिया गया, अगर आपको देने तो दे सकते हो, वहां पर प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। क्या चेक करना चाहिए अपने को, लोन के प्रति चेक करना चाहिए। लोन एप्लीकेशन आर कंप्लीटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस regarding grant, renewal, enhancement have been complied with, sanctions are within the delegated authority, documentation is properly, completely supervised as per the guidelines. फिर अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं तो क्या करेगा, वो ऑल एविडेंस इकट्ठा कर लेगा एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं फ्रॉम ब्रांच ऑफिशियल्स, एंड जो गाइडलाइंस आ रखी है, जो इश्यूज है उसके प्रति वो फैमिलियराइज रहे व्हाइल डूरिंग द ऑडिट। लफार की बात। रीड। डन है। सो यही हमारा 17 भी हो गया है। सो 11 1 2 3 1 2 3 then 5th 6th check कर लीजिए 8 वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट 9 10 13 23 come to 22 come to 22 come to 22 now 22nd क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो अभी बैंक इज अ consortium whatever you want to say, consortium member of a CCA facilities of rupees 100 crores. So बैंक ने CC दे रखी है, एक बैंक ने, दो बैंक ने, तीन बैंक ने, चार बैंक ने मिलके टू एम लिमिटेड। अब हम जिस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उसका खुद का जो शेयर है वो 20 करोड़ का ही है, मतलब 3-4 बैंक ने मिल के दिया है। जिस बैंक की अपन बात करें उसने 20 करोड़, अपने बैंक जो है 20 करोड़ रुपया। During last 2 quarters, against the interest debit of 3.5 crore towards the interest, the credits in M limit accounts are only to the tune of 2.5 crores only. मतलब 3.5 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट अमाउंट था उसके सामने उसने कितना दिया है, खाली 2.5 करोड़ रुपए ही दिया है। 1 करोड़ रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। Based on the certificate of lead bank has classified the account of M limited as performing. जो लीड बैंक होता है ना, कंसोर्टियम मतलब जब 3-4 बैंक मिलके लोन देते हैं। सो को 3-4 बैंक ने मिलके HDFC, एक्सिस, PNB, सिटी ने मिलके रिलायंस को पैसा दिया। अब रिलायंस ने अगर पैसा नहीं दिया, हम ठीक है, लीड बैंक होगा, को लीड बैंक HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने बोल दिया कि भैया ठीक है अकाउंट्स परफॉर्म है, क्योंकि हमारा पैसा तो दे रहा है। अब अपन जो छोटे छोटे बैंक है, मतलब PNB, एक्सिस, PNB का कोई नहीं दे रहा है, रिलायंस ने भी नहीं दिया। तो अपन अगर PNB के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सर हमेशा ध्यान रखो, सब लोग अपना अपना बातें करेंगे। क्या? सब लोग अपना अपना देखेंगे, सब लोग अपना अपना।
बैंक को अपनी बुक्स में उसको एनपीए ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिला। अरे लीड बैंक को मिले ठीक है, हमको नहीं मिला ना पैसा भैया। सो देखो इट सेज sometimes several bank form a group that's called a consortium or consortium under the leadership of a lead bank, HDFC Bank, to make advance to a large customer, Reliance Limited, on some conditions security with proportionate rights. In such case, each bank may classify the advance given by it according to its own experience for recovery and other factors. मैं मेरे हिसाब से देखूंगा, सब अपना अपना देखेंगे। अरे लीड बैंक को पैसा दे दिया तुमने, अच्छी बात है, पर मेरे को तो नहीं दिया ना पैसा, मेरे को तो एनपीए ट्रीट करना चाहिए था। Since in the last 2 quarters the amount remained outstanding, thus the interest amount should be reversed. This is despite the certificate of lead bank to classify the accounts as performing. Accordingly, the amount should be shown as NPA. हम हमारे बैंक की बुक्स में क्या ट्रीट करेंगे अपन? NPA, 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 NPA. समझा आपको? लीड बैंक ने अगर उसको परफॉर्मिंग किया ठीक है, उनको पैसे मिला, पर हमको तो नहीं मिला ना, तो अपन पीएनबी वाले अपन उसको अपनी बुक्स में क्या ट्रीट करेंगे? जो इंटरेस्ट इनकम है उसको रिवर्स करो, रिवर्स नहीं हुआ तो प्रोविजन करो, एंड नहीं तो अपने अकाउंट में उसको एनपीए ट्रीट करो, अपने अकाउंट में उसको अपन एनपीए ट्रीट करेंगे। इतना सा आंसर 4 मार्क का आंसर है। रीड डन है, कूल। सो 22 हो गया हमारा। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 23 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन बचे हमारे, 23 पेंडिंग है, देन 13 पेंडिंग है, 23 13 10 9 8 6 5 3 2 1 10 क्वेश्चन कुछ हमारे पेंडिंग है, ठीक है। सो वो मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा, उसमें कराऊंगा 10 क्वेश्चन। आज अपन ने कर लिए इतना बहुत अपने लिए, 12-13 क्वेश्चन ये हो गए। अभी पार्ट 2 में अपन बाकी करने वाले, पार्ट 2 के साथ अपन क्वेश्चंस भी करना है, तो वो थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, जिसमें से जो 23 क्वेश्चन है ये तो ये मिलेंगे और उनकी वैरायटीज भी मिल सकती है अपने को। तो क्वेश्चन बुक से जब अपन क्वेश्चन करके, पीछे नोट्स अटैच है इसके, तो क्वेश्चन भी करने होंगे। डू वॉट्स द लेक्चर्स, उसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर, जो पेपर में आ रखे, आरटीपी मॉक में आ रखे, वो भी कवर जाएंगे अपने। सो बैंक ऑडिट टिल डेट अपना जितना इतना ही करना होता है, ठीक है। सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। ध्यान रखना, आपकी बार आखिरी बार, आपकी बार दिसंबर पार्ट। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू फॉलो द चैनल, बिकॉज इसके बाद सारे रिविजन सब इसी पे आता रहेगा अभी। बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।